To Medify. So let's start microbiology. In microbiology, today we'll discuss about complement system. कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या होता है? अपन ने पढ़ा होगा बहुत बार, जब भी कोई इन्फ्लामेशन या कुछ भी अपन इन्फ्लामेशन जब पैथोलॉजी में पढ़ रहे थे या कोई भी नेक्रोसिस अपन ने पढ़ा तो अपन ने देखा था कि कॉम्प्लीमेंट पाथवे एक्टिवेट हो जाएगा. तो कॉम्प्लीमेंट पाथवे क्या होता है तो अपन उसी को डिस्कस करेंगे आज. आओ लेट्स डिस्कस अबाउट कॉम्प्लीमेंट. तो कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज a group of protein present in serum in inactive form. कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक ग्रुप ऑफ प्रोटीन है जो कि सीरम में प्रेजेंट है. और कितना प्रेजेंट है? टोटल सीरम प्रोटीन का 5%. 5% ऑफ टोटल सीरम प्रोटीन. सारे पूरे सीरम प्रोटीन का सिर्फ का पूरा 5% है अपने पास ये कॉम्प्लीमेंट. और ये किस फॉर्म में है? इनएक्टिव फॉर्म में. तो क्या हमेशा इनएक्टिव रहता है? नहीं, एक्टिव होता है. कब होता है, क्या होता है? जब बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में. ये समझ में आया कि है क्या कॉम्प्लीमेंट एक ग्रुप ऑफ प्रोटीन है, ठीक है, जो कि सीरम के अंदर प्रेजेंट है अपने और इनएक्टिव फॉर्म प्रेजेंट है, ठीक है. अब बात करते हैं अपन किसकी? इसके प्रॉपर्टीज़ की. सो प्रॉपर्टीज़, सबसे पहली बाइंडिंग ऑफ FC रीजन. बाइंडिंग टू FC रीजन. अपन ने इसके पिछले यानी कि जब एंटीजन एंटीबॉडी का दोनों रिस्पेक्टिव लेक्चर था तो मैंने FC रीजन, FAB रीजन इनको बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है. तो आप वो लेक्चर पर जाकर देख लें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उसकी. हाँ, तो भैया बाइंडिंग टू FC रीजन. अब FC रीजन में बाइंड करेगा यानी कि जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है या कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है ये जाके एंटीबॉडी के FC रीजन में बाइंड करता है. कमांड करता है एंटीबॉडी के FC रीजन में. ये इसका पहली प्रॉपर्टी. सेकेंड प्रॉपर्टी इज रोल ऑफ एंटीजन. अरे अभी तो बोला कि FC रीजन एंटीबॉडी में होता है, तो एंटीजन का रोल क्यों होता है वही बताता हूँ, सुनो जरा ध्यान से. रोल ऑफ एंटीजन. अब देखो, जो एंटीबॉडी है वो अपनी ब्लड के अंदर ब्लड स्ट्रीम के अंदर फ्रीली मूव कर रही है, ठीक है. तो उस फ्रीली मूविंग एंटीबॉडी से कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बाइंड होकर भी क्या करेगा? कोई रोल ही नहीं है. तो क्या करना है? तो जैसे जब तुम्हारी ब्लड वेसल में जब तुम्हारी ब्लड वेसल के अंदर एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा तब जाके ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एंटीबॉडी से बाइंड होगा. तो ये रोल है एंटीजन का कि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन नेवर बाइंड टू अ फ्रीली रोमिंग एंटीबॉडी, इट ओनली बाइंड्स टू अ कॉम्प्लेक्स ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी. मतलब हमेशा एक कॉम्प्लेक्स से बाइंड होती है एंटीजन एंटीबॉडी की, कभी अकेली एंटीबॉडी से बाइंड नहीं होती. तो सेकंड प्रॉपर्टी होगी रोल ऑफ एंटीजन. थर्ड प्रॉपर्टी इज व्हाट? हीट लेबाई. मतलब देखो प्रोटीन है, डीनेचर्ड हो जाएगा. हाई हीट पर प्रोटीन डीनेचर्ड हो जाता है. हाई हीट पे प्रोटीन डीनेचर्ड. याद रखना, अगर मैं सीरम को 56 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है एज कम्पेयर टू अपनी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, 56 डिग्री सेल्सियस पे हीट करूँगा तो सीरम विल बी कन्वर्टेड टू डीएक्टिवेटेड और इनएक्टिवेटेड सीरम. इनएक्टिवेटेड सीरम बन जाता है वो. क्यों? क्योंकि जितने कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है वो सब के सब क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम. क्या क्या होता है इसमें? कंपोनेंट्स C1 to C9, C1 से लेकर C9 तक तुम्हारे प्रोटीन इसमें रहते हैं. C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, ठीक है. तो भैया C9 तक प्रोटीन रहेंगे इसमें, पहली चीज़. सेकेंड चीज़ कि जो C1 है उसके पास 3 सब यूनिट्स हैं, C1R, C1Q एंड C1S. रही बात C2 की या C3 या C9 तक, इन सब के दो सब यूनिट्स होती है A और B, जिसमें B जो होती है इसको बोलते हैं लार्जर फ्रेगमेंट और जो A है A इज स्मॉलर फ्रेगमेंट. जो स्मॉलर फ्रेगमेंट है उसका कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के यानी कि जो इम्यूनिटी में उसमें कोई रोल नहीं होता है. नो रोल इन कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शन या फिर जो प्रोसेस होती है इसकी इनिशिएशन की, इसमें कोई रोल नहीं होता. सो नो रोल इन कॉम्प्लीमेंट इनिशिएशन. तो रोल कहाँ होता है? दे
रोल इन अदर फंक्शंस, दे मीडिएट अदर फंक्शन। लेकिन जो मेन रोल होता है वो होता है तुम्हारा बी फ्रेगमेंट, यानी कि जो बी यानी कि बड़ा फ्रेगमेंट जो होता है, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं। फॉर C1 के अपन ने देख लिया कि इसमें 3 सेगमेंट होते हैं, C1R, C1S और C1Q। लेकिन C2 की अगर मैं बात करूँ तो उसके 2 होते हैं, CA और CB। C2 एक्सेप्शन है। C2 का एक्सेप्शन क्या है कि उसका A फ्रेगमेंट जो होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। और हाँ, ये अपन तोड़ कैसे रहे हैं, तो C2 को अपन कर रहे हैं प्रोटियोलाइसिस, C2 को अपन कर रहे हैं प्रोटियोलाइसिस। तो एक बात ये भी होती है, सबसे पहली चीज़, दे फॉर्म्ड इन लीवर, ये सब लीवर में बनते हैं। और दूसरी चीज़, दे आर एक्टिवेटेड बाय प्रोटियोलाइसिस, दे आर एक्टिवेटेड बाय प्रोटियोलाइसिस। चलो नेक्स्ट, 2 फ्रेगमेंट मैंने, और भी 2 फ्रेगमेंट होते हैं। देन वी टॉक अबाउट कॉम्प्लीमेंट पाथवे, जो कि अपने को देखना है इस लेक्चर में। कॉम्प्लीमेंट पाथवे, कॉम्प्लीमेंट पाथवे में 4 स्टेप्स होती है। सबसे पहली स्टेप इज इनिशिएशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट पाथवे, इनिशिएशन। सेकेंड इज फॉर्मेशन ऑफ C3 convertase, formation of C3 convertase. Third is formation of C5 convertase, and fourth step is formation of MEC. MEC is membrane attack complex, membrane attack complex। इनिशिएशन और C3 कन्वर्टेज के फॉर्मेशन के बेसिस पे इनिशिएशन जो स्टेप है प्लस जो C3 कन्वर्टेज फॉर्मेशन की स्टेप है, C3 कन्वर्टेज के फॉर्मेशन की जो स्टेप है, इन दोनों के बेसिस पे 3 पाथवे बने गए हैं। एक होता है क्लासिकल पाथवे, मतलब 90% मतलब 80% चीज़ है क्लासिकल पाथवे से होती है, क्लासिकल पाथवे। देन अल्टरनेट पाथवे, एंड लास्ट इज लेक्टिन पाथवे। नाउ वी डिस्कस ईच पाथवे इन डिटेल। क्लासिकल पाथवे, क्लासिकल पाथवे क्या कहता है, ऑरेंज बता रहा हूँ, देखो। क्लासिकल पाथवे इज दैट कि, ऑरेंज नहीं, डार्क कलर, ब्लू लेता हूँ, लाइट एंड ब्राइट कलर। देखो क्लासिकल पाथवे क्या कहता है, क्लासिकल पाथवे डिपेंड करता है इनिशिएशन के लिए। तो इनिशिएशन कर कैसे रहा है, सो इट इनिशिएट बाय अपना एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो कैसे इनिशिएट कर रहा है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स देखा, ये पागल हो जाता है और शुरू हो जाता है अपना काम करना, ठीक है। अब ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स देख लिया इसने। अब इससे क्या होगा, इस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स पे जाके C1 बाइंड करेगा, C1 क्या करेगा, बाइंड करेगा। और C1 का भी कौन सा कंपोनेंट बाइंड करेगा, तो C1Q बाइंड करेगा, C1Q बाइंड करेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज, अब जो तुम्हारा एंटीबॉडी है, अब देखो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया है, ठीक है। मेरी एक बात याद रखना, हमेशा जो कॉम्प्लीमेंट पाथवे है इसमें मोस्ट ऑफ टाइम IgG और IgM एंटीबॉडी होती है। हाइपर सेंसिटिविटी नहीं है जिसमें तुम्हारी IgE मिलेगी, तो इसमें IgG और IgM मिलती है। सो IgG और IgM याद रखना कौन कौन सी मिलती है। तो इन FC पोर्शन जाके बाइंड करा, FC पोर्शन से बाइंड करेंगे। अब क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट इसने देखा कि भैया एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स आए, ये फटाक से क्या बाइंड हुआ, किससे, एंटीबॉडी के FC पोर्शन से, ठीक है। एंटीबॉडी के FC पोर्शन से जाके बाइंड हो गया। अब जो तुम्हारा C1Q है, अब C1Q की बात करते हो तो ये हेक्सामर होता है, ये हेक्सामर होता है। और C1Q तब तक एक्टिवेट नहीं होगा, मतलब तब तक वो उसका फर्दर रिएक्शन शुरू नहीं करेगा जब तक ये 2 एंटीबॉडी अटैच नहीं करेगा, जब तक वो 2 एंटीबॉडी से अटैच नहीं होगा। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये हेक्सामर है, मतलब इसका ना ऐसा डंडा बना होगा, इसके 6 फेसेस हैं, मतलब 6 इसके मुँह है, 1 2 3 4 5 एंड 6, पीछे एक मान लो, तो 1 2 3 4 5। जब तक एक्टिवेट नहीं होगा, जब तक इसके मतलब 2 जगह से अटैच नहीं होगा, ये जब तक एक्टिवेट नहीं होगा। मान लो इधर से एक हो गया और इधर से एक हो गया, ठीक है। सो 2 से एक्टिवेट होगा, तो ये एक्टिवेट हो गया अब तुम्हारा C1Q जैसे एक्टिवेट होगा, सो इट विल लीड्स टू नेक्स्ट स्टेप, विच इज इट विल बाइंड्स टू कैल्शियम आयन। अब ये C1Q किससे बाइंड करेगा, कैल्शियम आयन से। अब कैल्शियम आयन से जैसे बाइंड करा इसने, कैल्शियम आयन से बाइंड करा, और देन कैल्शियम आयन से बाइंड करने का जो C1Q है वो हो गया कन्वर्ट, या उसने एक्टिवेट करा किसको, C1R और
C1R ने एक्टिवेट किया C1S को। अब सुनना क्या एक्टिवेट क्या हुआ है। C1S एक्टिवेट हुआ फाइनल में। कौन एक्टिवेट हुआ है? C1S। ये G नहीं है, C1 है, कंफ्यूज मत होना। C1S एक्टिव हुआ है फाइनल में। तो भैया C1S एक्टिव है। अब C1S इज अ एस्टरेज। C1S क्या है भैया? एस्टरेज है। यहाँ से नीचे से ले ले वैसे, यहाँ से फर्स्ट स्टेप खत्म, मतलब तुम्हारा इनिशिएशन की स्टेप खत्म हो गई है। अब C1S जैसे एक्टिवेट हुआ है, C1S जैसे एक्टिवेट हुआ है, यहाँ पे तुम्हारा जो इनिशिएशन है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का वो हो गया है, मतलब इनिशिएट तो हो गया है। स्टेप 2 इज फॉर्मेशन ऑफ C3 कन्वर्टेज। अब सुनो क्या होगा। C1S आया, C1S जो है वो जाएगा कहाँ पे? C4 पे। C4 को तोड़ेगा विच इज C4A एंड C4B। अब C4B जो है वो तुम्हारा क्या है? एक्टिव फॉर्म है, और C1A जो होता है वो तुम्हारा बाहर हो जाता है। तो C4B जो है वो बाइंड हो जाएगा किससे? किससे बाइंड होगा? C1 से। सो इट विल फॉर्म C14B। ऐसे ऊपर एरो बनाना पड़ता है, ऊपर बार बनाना पड़ता है, ये कॉम्प्लेक्स दिखाता है। देन C14B विल गोज टू C2। किसके पास जाएगा? C2 के पास जाएगा, और C2 जो होता है वो वापस टूटेगा इनमें CB और CA। ठीक है, C2 एक एक्सेप्शन है कि उसका CA वाला जो कंपोनेंट होता है, C2A वाला कंपोनेंट, वो फ्रेगमेंट लार्जर होता है एज कम्पेयर टू C2B। तो अपन उसके पास जाएंगे और उससे वाइंड करेंगे। नाउ इट इज कन्वर्टेड टू C14B2A, C14B2A, and this component and this complex of C14B2A is called as C3 convertase। ये बन गया C3 convertase। ठीक है, क्या हुआ? C1S बना। C1S बनने से क्या हुआ? C4 के पास गया, C4 ने C4A और C4B बना। C4B ज्वाइन हुआ C1 से C14B, देन इट गोज टू C2B, C2A। C2 एक्सेप्शन है, इसका C2A लेते हैं अपन रिएक्शन में। सो द C3 कन्वर्टेज इज C14B2A। नेक्स्ट अब भैया स्टेप 3। अब स्टेप 3 क्या है? फॉर्मेशन ऑफ C5 कन्वर्टेज। C5 कन्वर्टेज का फॉर्मेशन। अब जो C3 कन्वर्टेज मॉलिक्यूल बना है, अब ये C3 कन्वर्टेज जाएगा किसके पास? C3 के पास। अब C3 टूट जाएगा C3A और C3B में। C3B ऑब्वियसली बात है कि भैया वो बड़ा बनेगा। C3B बड़ा बन गया, लाओ दो भैया आगे बढ़ाओ उसको। C3B अटैच होगा किसके साथ? इसके साथ। C3B अटैच होगा C3 कन्वर्टेज के साथ। तो इसका बड़ा कॉम्प्लेक्स बना के दिखाओ तुमको। C14B2A3B। C कॉमन है सब में, ठीक है। 1 4B 2A यहाँ पे था, अब 3B इधर से आ गया, 3B आ गया इधर से, ठीक है। सो ये बन गया। अब जो ये 3B वाला कॉम्प्लेक्स है, इसको अपन बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? दिस इज C5 कन्वर्टेज। यस, तो C5 कन्वर्टेज बन गया। अब वो जाएगा C5 के पास। स्टेप 4 में एंटर हो गया। अब C5 टूटेगा C5A और C5B में। C5B बड़ा फ्रेगमेंट है तो वही आएगा यहाँ पे। C5B बहुत ही एक्सट्रीमली अनस्टेबल होता है, एक्सट्रीमली अनस्टेबल। तो क्या होगा? C5B जो होगा वो बाइंड करेगा C6 और C7 के साथ। C7 की एक बात होती है कि वो C8 के बिना नहीं हिलता, ठीक है। तो यहाँ पे C5B 6 7 8 तीनों आ गए। अब ये यहाँ पे बन गया एक कैटालाइटिक प्रॉपर्टी। इनकी कैटालाइटिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। ये जाएंगे ऐड करेंगे C9 पे, और C9 जो है वो इनसे बाइंड हो जाएगा, एंड फाइनल प्रोडक्ट है C5B 6 7 8 and 9। अब ये पूरा जो बना है अपना तामझाम, ये है MAC। व्हाट इज MAC? मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, ये मैक बना, और यही बनाने के लिए अपन पूरा कॉम्प्लेक्स पाथवे चला रहे थे। अब ज़रा एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्लासिकल पाथवे को। क्लासिकल पाथवे क्या हुआ? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना अपनी वेसल्स के अंदर। जैसे ही वेसल के अंदर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना, C1Q जाके बाइंड हो गया एंटीबॉडी के FC रीजन से। C1Q जाके बाइंड हुआ FC रीजन से। FC रीजन में कैल्शियम आया, कैल्शियम से बाइंड हुआ कौन? यही C1Q। C1Q जैसे कैल्शियम से बाइंड होता है, इट विल एक्टिवेट C1R, एंड देन C1R ट्रांजिएंटली एक्टिवेट C1S, और C1S का एक एस्टरेज है। C1S का एक एस्टरेज है। नाउ विल एंटर इन स्टेप 2। C1S एक्ट करेगा C4 पे। C4 टूटेगा
विच इज़ अ प्रोटोलाइटिक एक्शन ऑफ एस्टरेज C4A और C4B में। जो C4B वो लार्जेस्ट फ्रेगमेंट है, वो जाएगा किसके पास, C2 के पास। C2 भी टूटेगा, अकेला जाएगा क्या, नहीं, C1 से जो बाइंड करा है तो दोनों जाएंगे। C1,4B ये पूरा कॉम्प्लेक्स बनाया, अब ये पूरा पूरा जाएगा C2 के पास। C2 का एक्सेप्शन होता है कि वो उसका C2A जो होता है वो बड़ा फ्रेगमेंट होता है एज कम्पेयर टू C2B, तो C2A से बाइंड करेगा और देन फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, C1,4B,2A। इट इज C3 कन्वर्टेज, इट इज वॉट, C3 कन्वर्टेज। देन फॉर्मेशन ऑफ C5 कन्वर्टेज। C5 कन्वर्टेज क्या होगा, ये जो C3 कन्वर्टेज है ये आएगा C3 के पास, C3 कन्वर्ट हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है C3 कन्वर्टेज क्यों हो रहे हो, C3 कन्वर्ट करना है, तो C3A और C3B, C3B जो होगा वो इस पूरे कॉम्प्लेक्स से जाके जुड़ जाएगा। तो जो फाइनल कॉम्प्लेक्स हमारे सामने है C1,4B, 2A, 3B। देन दिस होल कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज C5 कन्वर्टेज। अब ये C5 कन्वर्टेज जो है ये जाएगा C5 के पास, C5A, C5B। C5B जो होता है वो एक्सट्रीमली अनस्टेबल होता है, तो वो बाइंड करेगा C7 और C6 के साथ में। C7 की बात होती है कि C8 के बिना वो बाइंड नहीं करता है, तो C5B और देन 6, 7, 8। Then it will binds to C9 and then the final product raise is C5B, 6, 7, 8, 9। इसके ऊपर बार लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि कॉम्प्लेक्स दिखे कि भैया कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, ठीक है। अगर बार नहीं लगाओगे तो नंबर कट जाएंगे। और ये लास्ट कौन बोलते हैं, ओके। तो अल्टरनेट पाथवे, अल्टरनेट पाथवे क्लासिकल पाथवे से डिफरेंट दो बेसिस पे है। पहला कि एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट, मतलब एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्सेस को फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट। और दूसरा इसका डिफरेंस क्या आता है कि ये कंपोनेंट में चेंज डालता है, जो अपन ने कंपोनेंट पढ़े थे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के, उसमें चेंज आता है, तो कंपोनेंट चेंजेस। अब क्या कंपोनेंट चेंज है, क्या है, उसके बाद फर्दर डिस्कस करेंगे अपन कंपोनेंट चेंज। हाँ, सबसे पहले अपन ये बात करते हैं यहाँ पे कि ये रोल प्ले करता है इन्नेट इम्यूनिटी में। किस में रोल प्ले करता है, इन्नेट इम्यूनिटी में, ठीक है। नाउ अल्टरनेट पाथवे, अल्टरनेट पाथवे एक्टिव किससे होता है, मैंने बताया था एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब यहाँ पे एंटीजन का रोल आएगा। सो कोई भी बैक्टीरियल टॉक्सिन, बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन इसको एक्टिव कर सकती है। ज़रूरी नहीं कि बैक्टीरियल ही हो, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंडोटॉक्सिन आएगा तो वो एक्टिव हो जाएगा। जाएगा किसके ऊपर, और हाँ, इसमें जो बुक में एग्जांपल देकर रखा है इट इज़ हाइड्रोक्सिलेज, इट इज़ व्हाट, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस एंजाइम है जो कि C3 को एक्टिव करता है, C3 को एक्टिव करता है और C3A में, C3A और C3B में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है, C3A एंड C3B में। अब C3B कहाँ जाएगा, तो देखो यहाँ पे हो गई स्टेप 1 खत्म। स्टेप 1 इज व्हाट, इनिशिएशन। अब आएगी स्टेप 2। स्टेप 2 क्या होगी, ये C3B टूट गया, मतलब यहाँ पे इनिशिएट हो गया तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का टूटना घाटना। अब बात करते हैं C3B। C3B जो है वो लग जाएगी माइक्रोबियल सरफेस पे। कहाँ अटैच हो जाएगा, माइक्रोबियल सरफेस पे अटैच होगा, माइक्रोबियल सरफेस पे अटैच होगा। अब माइक्रोबियल सरफेस पे C3B अटैच है, C3B को देख के फैक्टर D एक है, कौन है, फैक्टर D, वो एक्टिव हो जाएगा और वो फैक्टर B का प्रोटोलाइसिस कराएगा। ये सब प्रोटीन है, फैक्टर D भी प्रोटीन है, फैक्टर B भी प्रोटीन है। फैक्टर B का प्रोटोलाइसिस कराएगा विच कन्वर्टेड टू B A एंड B स्मॉल b। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे इसकी होगी बाइंडिंग, ये इसकी बाइंडिंग हो जाएगी माइक्रोबियल सरफेस पे और ये कन्वर्ट हो जाएगा C3 स्मॉल b बड़ा B एंड स्मॉल b। ये तो स्ट्रक्चर है जो कॉम्प्लेक्स बना है ये वाला, ये हाईली अनस्टेबल है। ये हाईली क्या है, अनस्टेबल। जैसे कि अपन ने उस टाइम पढ़ा था कि C5B जो होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है, वैसे सेम ये भी हाईली अनस्टेबल है। तो इसको स्टेबल करने के लिए एक प्रोटीन है विच इज़ प्रोपर्डिन, जो कि इसको स्टेबलाइज करता है, क्या करता है, स्टेबलाइज। तो ये कंपोनेंट चेंज है इसमें। कौन कौन से, देखो, एक तो अपना प्रोपर्डिन, ठीक है, एक फैक्टर B, एक फैक्टर D, ये तीन कंपोनेंट चेंजेस है किसमें, अल्टरनेट पाथवे में। जो है सेकंड पॉइंट मैंने बताया था उसकी बात कर रहा हूँ मैं। देन ये जो C3BB है ये है तुम्हारा C3 कन्वर्टेज, ये क्या है तुम्हारा C3 कन्वर्टेज। अब ये जाएगा C3 के पास और वापस कन्वर्ट करेगा C3A और C3B में। C3B इससे बाइंड कर लेगा और क्या बना देगा, C3B बड़ा B छोटा B और 3B। ये बन गया तुम्हारा कॉम्प्लेक्स एंड दिस कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज C5 कन्वर्टेज।
C5 कन्वर्टेज। अब सेम वही कहानी आएगी जो कि उसमें आई थी, C5 पे आएगा, फिर C5 कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, C5A C5B में, फिर C5B अनस्टेबल हो जाएगा, C5B 6 7 7 के साथ 8 आता है तो 8 आ जाएगा, ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। देन इट इज कन्वर्ट टू C5 6 7 8 9, ये हो गया। देन इट विल गोस, और फिर ये बन जाएगा तुम्हारा मैक कॉम्प्लेक्स। सेम जो क्लासिकल में था वो सेम इसमें, फ़र्क कहाँ तक है, सिर्फ यहाँ तक, फर्स्ट और सेकंड स्टेप। यहाँ पे सेकंड स्टेप खत्म है, वापस थर्ड स्टेप चालू हो जाएगी। यहाँ से स्टेप 3 है और ये C5 कन्वर्टेज सेकेंड, यहाँ पे स्टेप 3 खत्म है, ठीक है, C3 कन्वर्टेज फॉर्मेशन। यहाँ से स्टेप 4 है और ये स्टेप 3 है। ये यहाँ से कॉमन है सब में, C3 पे आएगा, सब में कॉमन आएगा, फ़र्क कहाँ आएगा, सिर्फ यहाँ पे। देन वी टॉक अबाउट नेक्स्ट इज लास्ट पाथवे इज लेक्टिन पाथवे। लेक्टिन पाथवे क्या कहता है, कैसे शुरू होता है उसका कर लेते हैं, फटाफट आ जाओ। सो लेक्टिन पाथवे जो होता है वो मेनली, जो एक तो पहली बात एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट, वही सेम जैसे कि अपना अल्टरनेट था, एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट, मतलब लेक्टिन पाथवे और अल्टरनेट पाथवे ये मेन पाथवे होते हैं इननेट इम्यूनिटी के। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में ये दोनों पाथवे का कोई रोल नहीं होता है, एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट होते हैं, पहली बात। सेकेंड थिंग कि ये शुरू कहाँ से होता है, देखो जो माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म या माइक्रोबियल एंजाइम या माइक्रोब्स, जो माइक्रोब के पास मैनोस ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर है, किसकी लेयर है, मैनोस ग्लाइकोप्रोटीन की, ये उससे एक्टिव होते हैं। अब क्या होते हैं, कैसे होते हैं, देखो ये जो मैनोज होता है, मैनोज एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो कि जिसके रेसिड्यू तुम्हारे माइक्रोबियल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। किस प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोबियल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। तो अब इसमें होगा क्या, इसमें है ना एक मॉलिक्यूल होता है विच इज़ MBL, किसमें होता है, ह्यूमन बॉडी में। ह्यूमन बॉडी में एक कॉम्प्लेक्स है विच इज़ MBL एक प्रोटीन है वैसे तो, एंड इज कॉल्ड एज मैनोस बाइंडिंग प्रोटीन। अब मैनोस बाइंडिंग प्रोटीन क्या करेगा, मैनोस से बाइंड करेगा, नाम में दिख रहा है क्या करेगा, मैनोस से बाइंड करेगा। मैनोस कहाँ है, माइक्रोब के सरफेस पे, ठीक है। तो भैया ये मैनोस बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड करेगा किससे, मैनोस से, जो कि सरफेस पे प्रेजेंट है। सो MBL प्लस मैनोस जो कि कहाँ प्रेजेंट है, उसके सरफेस पे, माइक्रोबियल सरफेस पे, बार हो रहा हूँ, माइक्रोबियल सरफेस पे प्रेजेंट है मैनोस रेसिड्यू प्रेजेंट होता है माइक्रोबियल सरफेस के ऊपर। इट विल कन्वर्ट्स टू MBL कॉम्प्लेक्स, मतलब मैनोस बाइंडिंग प्रोटीन, मैनोस बाइंडिंग लेसिटिन प्लस मैनोस, तो बन गया तुम्हारा ये कॉम्प्लेक्स। अब ये कॉम्प्लेक्स कैसे बना, यहाँ पे एक एंजाइम या एक प्रोटीन बोल सकते हैं विच इज़ MSMASP यहाँ पे लगा। इसका फुल फॉर्म क्या है, MASP का फुल फॉर्म, MASP स्टैंड्स फॉर MBL जो कि ये है एसोसिएटेड, MBL एसोसिएटेड सीरीन प्रोटीएज। ये MASP एक प्रोटीन होता है जो कि इस पे MBL कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में काम आता है। देन भैया MBL कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो गया। अब MBL कॉम्प्लेक्स बना, अब क्या होगा, जल्दी बताओ क्या होगा, ये कहानी जाएगी C4 पे, कहाँ जाएगी, C4 पे। C4 को यह करेगी, क्लीव करेगी, C4A बाहर निकाल देगी और C4B से बाइंड कर लेगी विच इज़ MBL C4B, ठीक है, MBL C4B। अगर मैं इस MBL को सिंगल M बोल दूँ तो MC4, सिंपल पड़ेगा मेरे को, ठीक है, MC4B सिंपल। देन MC4B जाएगा किसके पास, C2 के पास, और C2B बाहर निकाल देगा और C2A से बाइंड कर लेगा विच इज़ MC4B2A, वापस MC4B2A, ठीक है। ये जो है ये अपना हो गया C3 कन्वर्टेज, इट इज़ व्हाट, इट इज़ C3 कन्वर्टेज। देन C3 पे जाएगा, C3 कन्वर्टेज है तो यहाँ पे स्टेप, यहाँ कौन सी होगी, फॉर्मेशन ऑफ स्टेप 2 खत्म। अब स्टेप 3 यहाँ पे विच इज फॉर्मेशन ऑफ C5 कन्वर्टेज। C3 में जाएगा C3A, C3B से बाइंड कर लेगा, वो बना देगा C5 कन्वर्टेज बना देगा, अभी वही कहानी सेम, ठीक है, जो उसमें चली थी। तो ये सारे पाथवेज हैं। देन वी टॉक अबाउट फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट। पहला फंक्शन टारगेट सेल लाइसिस, अब ये कैसे कराता है। और हाँ एक बात है इसमें, लेसिथिन पाथवे में ना, जैसे कि उस वाले में अपने अल्टरनेट में कौन कौन से गायब थे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, इसमें गायब था C1, C2 और C4।
इन तीनों का कोई रोल नहीं आया है इसमें, ये गायब थे इसमें, ठीक है। यही इसमें देखेंगे लेसिथिन में, तो क्लासिकल के जो स्टैंडर्ड है क्लासिकल, उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे C1 नहीं था, ठीक है ना, यहाँ पे C1 गायब था, यहाँ पे 3 थे, C1 C2 C4 गायब थे। हाँ, फंक्शन सबसे पहला टारगेट सेल लाइसिस। टारगेट सेल लाइसिस कैसे कराता है, तो सुनो मेरी बात। मान लो कि ये माइक्रोबियल सेल है, ठीक है। हर सेल के वहाँ पे, हर सेल के ऊपर एक चैनल्स होते हैं। कौन से चैनल्स होते हैं? नॉर्मल चैनल्स बने हुए होते हैं, मेम्ब्रेन पोर उसको बोलते हैं, वो चैनल्स होते हैं। अब ये क्या करता है, जैसे ही तुम्हारा मैक कॉम्प्लेक्स जो अपन बना रहे हैं, सब सारे कॉम्प्लीमेंट मिलके मैक कॉम्प्लेक्स जो है वो जाता है, सेल मेम्ब्रेन पर अटैक करता है। नाम क्या है इसका? मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। तो कहाँ जाएगा? सेल मेम्ब्रेन पे उस पर अटैक करेगा, और जो पोर्स हैं, पोर्स को वो आउटसाइड में बना देगा हाइड्रोफोबिक, और इन साइड में बना देगा हाइड्रोफिलिक। यस, जो पोर है, जो चैनल्स हैं, ये उनको आउटसाइड में हाइड्रोफोबिक बना देता है और इन साइड में हाइड्रोफिलिक। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो अब तक जो बाहर अब चैनल्स था, बाहर की तरफ उसने हाइड्रोफोबिक बना दिया, अंदर की तरफ उसने हाइड्रोफिलिक बना दिया। अब क्या होगा? चैनल खुल जाएंगे और फ्री फ्लो ऑफ आयन एंड वाटर। तो भैया जो सेल होगा वो क्या हो जाएगा? स्वेल हो जाएगा। सेल स्वेल हो जाएगा एंड इट लीड्स टू कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड टारगेट सेल लाइसिस। क्या हुआ तुमको समझ में आ गया ना? उन्होंने चैनल्स को और पोर को चेंज कर दिया है, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिसिटी दोनों की अल्टर कर दी है मैक कॉम्प्लेक्स ने, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन इज इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। जब मैंने तुमको बताया था कि C2 क्या, C3 C4 और C5 जब ये टूटते हैं तो दो पार्ट में टूटते हैं, A और B में। सबके B तो काम में आ रहे थे, लेकिन किसी का A काम में नहीं आ रहा था। तो C3A, C4A और C5A, ये तीनों क्या तीनों होते हैं, क्या होते हैं? एनाफाइलेक्टॉक्सिन। ये करते हैं, ये जाते हैं मास्ट सेल के पास और उनसे करते हैं बाइंड और रिलीज कराते हैं हिस्टामिन रिलीज कराएंगे, तो उससे क्या होगा? हिस्टामिन प्लस अदर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। भैया माइक्रोब अंदर आया है, इन्फ्लामेशन किसकी वजह से हुआ? इस वजह से हुआ। क्यों? क्योंकि ये एनाफाइलेक्टॉक्सिन हुए। अब ये एनाफाइलेक्टॉक्सिन होते हैं, ये जाएंगे मास्ट सेल के पास, उससे हिस्टामिन और इन्फ्लामेटरी मीडिएटर रिलीज कराएंगे, जिससे क्या होगा? वेसोकंस्ट्रिक्शन होगा और इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी होगी। रिमूविंग इम्यून कॉम्प्लेक्सेस फ्रॉम ब्लड। रिमूविंग इम्यून कॉम्प्लेक्स फ्रॉम ब्लड। अब इम्यून कॉम्प्लेक्स को कैसे रिमूव करेंगे? तो देखो, C3b जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन इम्यून कॉम्प्लेक्स को रिमूव करने। अब इम्यून कॉम्प्लेक्स क्या होता है? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सो इम्यून कॉम्प्लेक्स को रिमूव करने के लिए C3b इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इम्यून कॉम्प्लेक्स, ठीक है, रिमूव करता है इम्यून कॉम्प्लेक्स को, इसमें C3b वो अच्छा रोल प्ले करता है। C3b जो होता है वो बाइंड कर लेता है किसके साथ में? अपने इम्यून कॉम्प्लेक्स के साथ में, और फिर CR1 रिसेप्टर से। देखो, C3b जो होता है वो जाके बाइंड कर लेता है अपने इम्यून कॉम्प्लेक्स से, और फिर वो जाता है किसमें? CR1 रिसेप्टर पे। कहाँ जाता है? CR1 रिसेप्टर पे जाता है, जो कि RBC में प्रेजेंट है, और वो RBC के अंदर डाल के उसको बाहर कर देता है। क्या कर देता है? बाहर कर देता है, ठीक है। कहाँ पे बाहर करेगा? लीवर में बाहर कर सकता है, स्प्लीन में बाहर कर सकता है, जो कि ग्रेवयार्ड होता है RBC का, ठीक है। एंड नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द रेगुलेशन। तो ये याद रखना, अलग अलग रेगुलेशन होते हैं, जैसे कि C1 इनहिबिटर होता है, ठीक है। C1 इनहिबिटर कहाँ काम करता है, कैसे काम करता है? तो देखो, C1 इनहिबिटर जो होता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज C1 एस्टेरेज इनहिबिटर। C1 एस्टेरेज, अब C1 एस्टेरेज कौन है? C1s, C1 के 3 सब यूनिट्स थे, है ना। तो ये पूरे क्लासिकल पाथवे को इनहिबिट कर सकता है C1 इनहिबिटर, क्योंकि C1 एस्टेरेज इनहिबिटर है, पूरे क्लासिकल पाथवे को इनहिबिट कर देता है। अब क्लासिकल तो ऐसे इनहिबिट हो जाएगा, लेकिन दूसरा कैसे इनहिबिट होंगे? तो दूसरों के लिए होती है DAF। व्हाट इज DAF? डिके एक्सेलरेटिंग फैक्टर। डिके एक्सेलरेटिंग फैक्टर विच इज CD55 मॉलिक्यूल। अब CD55 मॉलिक्यूल है, तो उसके बाद में ये क्या करता है? C3 कन्वर्टेज का डिसोसिएशन करा देता है। डिसोसिएशन ऑफ C3 कन्वर्टेज।
जिससे क्या होता है, जिससे प्रोसेस तुम्हारी रुक जाती है। और कौन कराता है, CD55 मॉलिक्यूल। कौन कराता है, वापस बोल रहा हूँ, CD55 मॉलिक्यूल कराता है। ओके, सो नेक्स्ट वी टॉक, सो लेट्स डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ द इम्यून सिस्टम। नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, कंपोनेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। देखो, जो इम्यूनोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर है विच इज़ कंपोनेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, ये कोई इतना खास चैप्टर नहीं है, क्वेश्चन इससे बहुत कम आते हैं, लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपन उसको छोड़ेंगे नहीं, बात कर ही लेते हैं उनके बारे में। देखो, पहली बात अपन करते हैं कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स। सारे कंपोनेंट्स में टॉपिक है कौन कौन से। सबसे पहला थाइमस, सेकेंड इज टी सेल्स, थर्ड इज बी सेल्स, एंड फोर्थ इज MHC। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सब इंपॉर्टेंट है, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये सारे टॉपिक्स इसमें हैं। सो नाउ लेट डिस्कस कौन क्या है और किस में कितना पढ़ना है। देखो, थाइमस में क्या पढ़ना है, थाइमस में सिर्फ इतना पढ़ना है कि थाइमस का अपना डेवलपमेंट कैसे हुआ, पहली बात डेवलपमेंट, ठीक है। ये मैं नहीं पढ़ाऊँगा, पढ़ लेना, किताब से रटने की चीज़ है। थाइमस का डेवलपमेंट कोई एक स्टेटमेंट है कि थाइमस जो होता है वो फोर्थ फेरेंजियल आर्च से, तुमने पढ़ा होगा नेट में, फोर्थ फेरेंजियल आर्च से डेवलप होता है और धीरे धीरे डिजेनरेट होने लगता है जब जैसे तुम्हारी एज बढ़ती है। खत्म, ये डेवलपमेंट हो गया थाइमस का। नेक्स्ट इज थाइमस की लोकेशन, की थाइमस कहाँ प्रेजेंट होता है, थोड़ा वो थाइमस के बारे में। और हाँ, थाइमस के साथ साथ यहाँ पे ना लिम्फ नोड्स भी होते हैं, स्प्लीन और लिम्फ नोड होता है ना, पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन। थाइमस इज सेंट्रल लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है। देखो, तुमको अगर ये याद है कि जो लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ऊपर आएंगे 2 मिनट बाद। जो लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, सेंट्रल और पेरिफेरल, ठीक है। सेंट्रल में क्या है, अपना थाइमस एंड बोन मैरो। पेरिफेरल में क्या है, स्प्लीन हो गया, लिम्फ नोड हो गए, पियर्स पैचेस हो गए, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ होती है ना। सो थाइमस जो है वो क्या है, तुमको पता है, मैं थाइमस का डेवलपमेंट याद रखना है थाइमस में। और क्या याद रखोगे, थाइमस के बारे में, उसका स्ट्रक्चर याद कर लेना अगर करना हो तो ये तो खास नहीं है, ठीक है। फिर बोन मैरो की बात आ जाती है, तो बोन मैरो में बहुत ही छोटा टॉपिक देकर रखा है बोन मैरो अपने अपूर्वा शास्त्री ने। बोन मैरो में पैथोलॉजी में पढ़ेंगे बोन मैरो, तो इसमें तलोड़ लेना नहीं। जब पैथोलॉजी में उसमें भी यूनिटी आएगी पैथोलॉजी में, तो अपन उसमें पढ़ेंगे बोन मैरो को अच्छे से डीप में पढ़ेंगे कि कौन से क्या बनाते हैं क्या नहीं बनाते। देन वी टॉक अबाउट पेरिफेरल में क्या पढ़ोगे, स्प्लीन में वही वाइट पल्प, रेड पल्प और लिम्फ नोड्स पढ़ेंगे। लिम्फ नोड्स भी कोई खास लिम्फ नोड नहीं है, सब स्ट्रक्चर्स बता रहे हैं लिम्फ नोड के, कहाँ प्रेजेंट होते हैं वो बताएंगे। पियर्स पैचेस की बात कोई नहीं करेगा। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट टी सेल्स। टी सेल में क्या पढ़ना है तो सुन लो फटाफट। टी सेल का डेवलपमेंट कैसा डेवलप होती है, पूरा चार्ट बना हुआ है अपूर्वा शास्त्री में कि भैया प्रोगनेटर सेल्स, देन अपना प्रोगनेटर सेल बनते हैं, फिर प्री टी सेल्स बनते हैं, है ना। फिर प्री टी के बाद में अपना टी सेल प्रोगनेटर बनता है, फिर CD3 बनता है, फिर उसके बाद में ये कुछ 95-15% 5% का लोचा लफड़ा होता है, उसके बाद में वो अपना CD4 सेल्स और CD8 सेल बन जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे हो गए। और हाँ, एक और सेल बनते हैं NK सेल्स, इसी में बनते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट जिसमें आएगा अपना वो क्या डेवलपमेंट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ टी सेल्स इज फंक्शंस ऑफ टी सेल, ठीक है। देन थर्ड इज टाइप्स ऑफ टी सेल। टी सेल इज इंपॉर्टेंट है, टी सेल अपन थोड़ा देख लेंगे, टाइप्स देखेंगे टी सेल्स के, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे CD4 सेल्स एंड CD8 सेल्स, है ना ये। देन वी टॉक अबाउट बी सेल, तो सेम इसमें भी है डेवलपमेंट और फंक्शंस, इसमें टाइप नहीं होते, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब इतने डेवलपमेंट एंड फंक्शंस। एंटीबॉडी बनाना फंक्शन है इसका, डेवलपमेंट में पूरा चार्ट बनना पड़ता है इसका। और सबसे सिंपल होता है बी सेल का चार्ट, प्रोबी प्रीबी बी, खत्म। प्रोबी प्रीबी बी सेल, खत्म। देन वी टॉक अबाउट MHC, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी। इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस HLA आते हैं। HLA वो होते हैं, एंजाइम होते हैं विच इज़ ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, ठीक है। ये होते हैं HLA, ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं, ठीक है। जिसके बेसिस पे अपन ने MHC को बांट कर रखा है 3 टाइप्स में, जैसे कि HLA 1, 2 और 3 देखेंगे तो उसमें MHC बना जाता है, ठीक है। और फिर यहीं दूसरे HLA प्रोटीन्स आते हैं जिससे MHC2 गवर्न होता है, और एक और दूसरे टाइप प्रोटीन्स आते हैं जिससे MHC3 गवर्न होता है। बस ये तुम्हारा MHC हो गया। तो अपन अभी क्या पढ़ते हैं, टी सेल्स। देखो, जो टी सेल्स हैं उसमें मेनली 2 टाइप के टी सेल्स अपने को पढ़ना है। टी सेल्स में 2 टाइप्स के टी सेल होते हैं, एक होता है CD4 सेल, एक होता है CD8 सेल। मैं तुमको एक शॉर्ट मोटा बताता हूँ। CD4 सेल इज हेल्पर टी सेल, यही मेमोरी टी सेल भी है, और यही तुम्हारा वो भी है जब प्रेजेंटिंग टी सेल्स, ठीक है। साइटोटॉक्सिक टी सेल होता है CD8 सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल, मतलब अगर कोई एंटीजन इसको एक्टिव कर रहा है तो वो नॉर्मल अपनी जो
इम्यूनिटी होती है उसको एक्टिव कर रहा है, और अगर किसी ने गलती से इसको एक्टिव कर दिया तो मतलब उसकी मौत को एक्टिवेट कर रहा है। इट इज साइटोटॉक्सिक सेल, वो खास वो सेल को खा जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, तो ऐसा क्या होता है इसमें, तो याद रखना इसमें MHC मॉलिक्यूल 1 होता है, इसमें MHC मॉलिक्यूल 2 होता है, MHC मॉलिक्यूल 2 होता है, और इसमें MHC मॉलिक्यूल 1 होता है एक्टिवेट। MHC मॉलिक्यूल 2 एक्टिवेट होता है यहाँ पे। इसका मतलब कि जो CD4 मॉलिक्यूल है, मतलब जो टी हेल्पर सेल या CD4 मॉलिक्यूल है, उस देखो टी हेल्पर सेल के अंदर CD4 मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, तो CD4 मॉलिक्यूल बोल दो या टी हेल्पर सेल बोल दो, एक ही बात है। मैं तुमको एक ट्रिक बताता हूँ इसको याद रखने की। हमेशा याद रखना 4 × 2 = 8 एंड 1 × 8 = 2 इजिकल्स टू 8। ये कहाँ से बीच में आया कि 4 × 2 = 8 एंड 1 × 8 = 8। देखो यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ फर्स्ट वाली क्या है, 4 × 2 = 8। ठीक है, देन दिस इज 8 × 1 MHC 1। ठीक है, तो इक्वल में 8 आ रहा है। देन वी टॉक अबाउट नेक्स्ट कि जो CD4 सेल्स हैं उसमें भी अलग अलग टाइप, यानी हेल्पर टी सेल्स जो होते हैं उसमें भी अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं। मतलब इसमें 2 सबसेट्स माने गए अपन ने, एक होता है TH1 एंड TH2, 2 माने गए हैं ईच सबसेट्स में, और सब में अलग अलग अपने साइटोकाइंस होते हैं जो कि वो रिलीज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इसमें एक रेयर टाइप का सेल होता है विच इज़ TH17 सेल। यस, TH17 सेल जो कि टी हेल्पर सेल होते हैं, और ये रिलीज करते हैं इंटरल्यूकिन 17 एंड इंटरल्यूकिन 22। इंटरल्यूकिन 17 इंटरल्यूकिन 22 रिलीज करते हैं ये। देन वी टॉक अबाउट MHC1 की अगर बात करेंगे, मतलब जो अपना CD8 सेल्स हैं या CD8 सेल जो प्रोसेस करते हैं, ये इसमें MHC1 को रूल करती है, और ये डिस्ट्रक्शन करते हैं सेल का। क्या करते हैं? डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स। देखो इसका जस्ट अगला लेक्चर है विच इज साइटोटॉक्सिसिटी, मेरे साइटोटॉक्सिसिटी नहीं, हाइपर सेंसिटिविटी। उसमें अपन CD4 को पूरा पढ़ेंगे इन टाइप 2 और CD8 को पूरा पढ़ेंगे इन टाइप 3 डिटेल में। ठीक है, सो थैंक यू। पूरा लेक्चर आपने देखा हो तभी बोल रहा